बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल कहानी कैसल पर खुशामदीद। ये सच्चा वाक़या एक हिंदू लड़की का है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गई। तकसीमे हिंद के वक़्त रावलपिंडी से जनूब की तरफ 40-50 किलोमीटर के फासले पर एक गांव था। इस गांव में 70-80 मकानात थे। 10-15 घर हिंदुओं के थे। गांव में एक घर सईदों का था। सैयद साहेब यानी शाह जी स्कूल मास्टर थे, मस्जिद में अमामत कराते और हिकमत भी जानते थे। इनके घर अखबार भी आता था जो रोजाना शाम को पढ़कर सुनाया करते। हिंदुओं का मोहल्ला अलग था। एक मकान में एक हिंदू टीचर कृष्ण लाल अपने अहले खाना यानी अपनी फैमिली के साथ रहता था। कृष्ण लाल खुले दिल के आदमी थे, किसी मजहब से नफरत नहीं करते थे। कृष्ण लाल की एक बेटी थी, उसका नाम गुलाब देवी था, और सैयद साहब की भी एक बेटी थी जिसका नाम रक्षिंदा था। जो गुलाब देवी की हम उम्र थी। गुलाब देवी दिन में कई बार शाह साहिब के घर चक्कर लगाती। क्योंकि दोनों हम उम्र थीं, घर वाले कुछ ना कहते। मुसलमान घराने में आने जाने का ये असर हुआ कि वो अपने मजहब यानी बुतों से बेजार रहने लगी। लेकिन अपने घर में मसलहत के तहत खामोश रहती। तकसीमे हिंद के वक़्त उसकी उम्र 19-20 साल होगी। उसके माँ बाप ने फैसला किया कि अब मुल्क का बंटवारा हो रहा है, इसलिए हम दिल्ली चले जाते हैं। उन्होंने जिस दिन भारत जाना था उससे 4-5 रोज कबल गुलाब देवी शाह साहिब की बीवी के पास आई और कहने लगी, मेरे माँ बाप तो ये मुल्क छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है, ये मुल्क अलग हो चुका है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैंने मुसलमान होने का फैसला कर लिया है। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगी और इधर आपके पास यानी अपनी सहेली रक्षिंदा के पास रहूंगी। मैंने सारी जिंदगी इस गांव में गुजारी है, बचपन यहां गुजरा है। मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकती और ना ही अपनी सहेली को। सैयद साहब की बीवी ने जब ये बात सुनी तो बड़ी हैरान हुई। लड़की की बात तो सही थी, उसने बचपन जवानी यहीं पर गुजारी थी, इसलिए उसकी अपने गांव से मोहब्बत एक कुदरती अमर था। बेगम ने अपने शौहर यानी शाह साहिब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये बात इतनी आसान नहीं जितनी कि बच्ची समझ रही है। शाह साहिब ने जब बच्ची से बराह रास्त बात की तो लड़की ने कहा, मैं दिल से तो कई साल पहले ही मुसलमान हो चुकी हूं, लेकिन हतमी फैसला मैंने अब किया है। दिल्ली जाकर मैं अपने आप को आजमाइश में नहीं डालना चाहती। शाह साहिब ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहां कोई आजमाइश आ गई तो फिर क्या होगा? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? वो समझेंगे कि शायद हमने तुम्हें तुम्हारे मजहब से भटका दिया है। वो कहने लगी, मैं हर मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। ज्यादा से ज्यादा जान जाने का खतरा हो सकता है ना। मैंने फैसला कर लिया है,
मैं मरूंगी तो मुसलमान की हैसियत से। किस्सा मुख्तसर, लड़की कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गई और शाह साहेब के घर रहने लगी। शाह साहेब इस बात से परेशान थे मगर गुलाब देवी की ख्वाहिश के आगे मजबूर थे। यही सोचते हुए उन्होंने मुनासिब समझा कि गुलाब देवी के बाप से बात की जाए। शाह साहेब कृष्ण लाल के घर गए और सारी सूरत हाल से आगाह किया। शाह साहेब ने बताया कि आपकी बेटी यहीं पर रहना चाहती है, वो भारत नहीं जाना चाहती। ये सुनते ही कृष्ण लाल के चेहरे पर हैरत और परेशानी के आसार उमड़ आए। फिर कुछ लम्हे ठहर और सोचकर कहने लगा, आपको मालूम है कि मैं एक खुले दिल का इंसान हूं। मैं समझता हूं कि मजहब यानी धर्म हर इंसान का निजी मामला है। हमारी बेटी ने इस्लाम धर्म कबूल किया है, मुझे कोई एतराज नहीं, बिल्कुल कोई एतराज नहीं। इसने आपके घर ठहरने का प्रोग्राम बनाया है। आप मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं। उसने फैसला किया है वो भारत दिल्ली नहीं जाएगी। वो कह सकती है, वो बालिग है, अपने फैसले खुद कर सकती है। मैं एतराज करने वाला कौन होता हूं? ये सब बातें मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, यानी मेरी आपसे गुजारिश है कि हम उसके माँ बाप हैं। जब तक हम हिंदुस्तान नहीं चले जाते उसे आप हमारे साथ रहने दें। वो हमारी बेटी है और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस दिन हमारी यहाँ से भारत रवानगी होगी, मैं खुद उसे आपके घर लेकर आऊंगा और उसे खुद आपके घर छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। शाह साहेब ने घर आकर बताया कि कृष्ण लाल से मेरी बात हुई है। उसने मेरी तवक्को के खिलाफ मेरी तमाम बात तैश में आए बगैर बड़े तहम्मुल से सुनी है और फिर जो बातें कही हैं वो सुनकर तो खुद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। कृष्ण लाल यकीनन एक बहुत अजीम इंसान है। शाह साहिब की बीवी ने ये सुनकर कहा, सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि कृष्ण लाल की नीयत अच्छी है। सईदानी कहने लगी, खुदा के वास्ते गुलाब देवी को वापस मत भेजें, ऐसा ना हो कि उस पर कोई मुसीबत आ जाए। शाह साहब कहने लगे, तुम हौसला रखो, वो आखिर उनकी बेटी है, वो इस पर हक रखते हैं। गुलाब देवी ने भी बड़ा शोर मचाया कि मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती, लेकिन सैयद साहब ने कहा, मैं वादा कर आया हूं, कृष्ण लाल को मैं जुबान दे आया हूं और अब मुझे तुम्हें उसके पास भेजना ही पड़ेगा। गुलाब देवी, जिसका नया नाम खतीजा बीबी रखा गया था, वो बहुत रोई पीटी, लेकिन सैयद साहब ने उसे कहा, बेफिक्र हो जाओ, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी की तरह इस घर में रखूंगा। थोड़ी देर में लड़की की माँ सैयद साहब के घर आई और रोते रोते अपनी बेटी से चिमट गई। इससे प्यार मोहब्बत करने लगी। उसने सैयद साहब को बताया कि इसका बाप मास्टर कृष्ण लाल बाहर खड़ा है और अपनी बेटी से मिलना चाहता है। मां ने कहा, बेटी तुमने अपना धर्म तो छोड़ दिया,
लेकिन तेरे बाप ने तुझे दिल से माफ कर दिया। आखिर हमने तुम्हें जन्म दिया है, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। जिन माँ बाप ने तुझे पाला पोसा, उनकी तुझसे विनती है कि तू हमारे साथ घर चल। हम नहीं चाहते कि तेरी वजह से शाह साहिब से हमारे तल्लकात खराब हों। ये हमारा तुझसे वादा है। हम तुझे इस बात का वचन देते हैं कि हम तुझे खुद उनके घर छोड़कर जाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूं कि तू किसी भी सूरत इस गांव से बाहर नहीं जाएगी। तू पाकिस्तान में ही रहेगी। बेशक मुल्क तकसीम हो रहा है, लेकिन हम ना इस गांव को बुलाएंगे ना तुझे बुलाएंगे। हम भारत से तेरे पास आते जाते रहेंगे, तुझे मिलेंगे और सैयद साहब से मिलने के लिए आएंगे। यूं कुछ ऐसी जज्बाती सूरत हाल पैदा हो गई कि कृष्ण लाल और उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाने में कामयाब हो गए। अगले तमाम दिन मास्टर किशन लाल का घर बंद रहा। किसी को उन्होंने घर में घुसने ना दिया, ना खुद घर से बाहर निकले। उससे अगले दिन वो लोग मुंह अंधेरे घर छोड़कर चले गए। किसी पड़ोसी ने गुलाब देवी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि कल रात लड़की का मामू आया था, वो लड़की को साथ ले गया। लड़की ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है कि इसे अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उसने बताया है कि मैंने सिर्फ घर और गांव की मोहब्बत में और अपनी सहेली रक्षंदा की खातिर मुसलमान होने का फैसला किया था। मामू ने जब उसे समझाया तो वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई। सैयदानी साहिबा को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने सैयद साहब से कहा, क़यामत के दिन अगर इस बच्ची ने आपका दामन पकड़ लिया तो आप इसको क्या जवाब देंगे? आप कसूरवार हैं, आपने ही इसे उसके माता पिता के हवाले किया। सैयद साहब बेचारे परेशानी के आलम में काफी देर सर पकड़कर बैठे रहे, रोते भी रहे कि कितनी बड़ी गलती हो गई है, ना जाने बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ होगा। कृष्ण लाल ने बातों में उनको चक्कर दे दिया था। अब भारत जाकर कैसे मुमकिन था कि वो लड़की को वापस लाते। इधर जल्द ही भारत से महाजरीन के काफले पाकिस्तान आना शुरू हो गए। कुछ मुसलमान खानदान इस गांव में भी पहुंचे और हिंदुओं के छोड़े हुए मकानों में आकर आबाद हो गए। कृष्ण लाल का घर भी एक महाजर फैमिली ने ले लिया। चंद दिन के बाद वो मकान छोड़कर रावलपिंडी शहर चले गए। उनका कहना था कि इस मकान में कोई जिन भूत है। दिन को तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन रात को बड़े अजीबो गरीब वाकयात होते हैं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कभी हवा के अजीब से झोंके चलने लगते हैं। कभी घर में अचानक खुशबू सी फैल जाती है। एक और फैमिली इस मकान में आई। लोगों ने उन्हें सारी बातें बताईं कि आपसे पहले भी एक फैमिली इस मकान में रह चुकी है और यहाँ अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, हम किसी जिन भूत वगैरह से नहीं डरते। लेकिन मालूम नहीं कि क्या हुआ कि एक ही रात में नए खानदान ने भी घर खाली कर दिया। फिर कृष्ण लाल का मकान कई साल तक बंद ही पड़ा रहा। 1954 या 55 में गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए गांव में स्कूल खोलने का ऐलान किया। महकमा तालीम वालों ने गांव वालों से कहा कि आप जगह का बंदोबस्त कर दें, 2 उस्तानियां बच्चों को पढ़ाने आएंगी। गांव के लोगों ने सोचा कि कृष्ण लाल का मकान काफी अरसा से बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता, इस मकान में स्कूल खोला जा सकता है। गांव की औरतों ने मिलकर स्कूल साफ किया,
उसमें सफेदी की गई। अस्तानियों के लिए कुर्सियां और मेज मुहैया की गईं। 2 अस्तानियों में से एक सीनियर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। उसने एक कमरे में अपनी कुर्सी और मेज लगवाई और बाकी 2 कमरे जमात यानी क्लासें बना दी गईं। स्कूल ठीक ठाक चल पड़ा। लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। स्कूल खुले हुए 6वां-7वां दिन था कि अजीब वाकया पेश आया। हेड मिस्ट्रेस अपनी कुर्सी पर बैठी थी और 2 खवातीन बच्चों समेत उसके सामने खड़ी थीं। हेड मिस्ट्रेस बच्चों के दाखला फॉर्म पूरा कर रही थी कि अचानक कुर्सी के नीचे से कड़क की आवाज आई, जैसे लकड़ी टूटी हो, और साथ ही कुर्सी की एक टांग जमीन में धंस गई। फिर अजीब किस्म की तेज खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हेड मिस्ट्रेस और वो खवातीन कमरे से बाहर निकल आईं। सब लड़कियां पढ़ाई छोड़कर इसी तरफ मुतवज्जा हो गईं। हेड मिस्ट्रेस और सब ने वो जगह जाकर देखी जहां कुर्सी पड़ी हुई थी। वहां से अजीबो गरीब खुशबू निकलकर फजा में फैल रही थी। एक लड़की दौड़कर गई और शाह साहिब को बुला लाई। सारा माजरा देखकर वो भी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जमीन में से खुशबू निकलने का चक्कर समझ में नहीं आया। शाह साहिब ने गांव के 4-5 मोतबर आदमियों को बुला लिया। एक आदमी को कहा गया कि वो फर्श की ईंटें हटाए। उसने ईंटें उखेड़ दी। नीचे मिट्टी थी, वो भी हटाई गई। नीचे एक टूटा हुआ लकड़ी का फट्टा नजर आया। फट्टे के हटाते ही खुशबू की शिद्दत नाकाबिले बयान हद तक बढ़ गई। स्याह गड़े में से कोई कपड़ा सा नजर आ रहा था। वो कपड़ा बाहर निकाला गया तो मालूम हुआ कि वो एक मोटी सी स्याह चादर है और नीचे एक गड़ा था। लालटेन मंगवाकर अंदर रोशनी की गई तो मालूम हुआ कि अंदर कोई औरत बैठी हुई है। सब लोग दहशत ज़दा हो गए, सब डर गए। तब शाह साहिब ने कहा, मेरा ख्याल है कि जालिम कृष्ण लाल ने गड़ा खोदकर बेटी को यहाँ जिंदा दफन कर दिया था। लड़की को जो लाल जोड़े में मलबूस थी, शाह साहिब ने एक चारपाई मंगवाई और लड़की को बाहर निकालकर चारपाई पर लटा दिया गया। शाह साहिब ने मुंह से कपड़ा हटाकर देखा तो वो गुलाब देवी ही थी। शाह साहिब ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। खुशबू लड़की के कपड़ों से आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लड़की मीठी नींद सो रही है और अभी उठकर बैठ जाएगी। 7-8 साल कबल जमीन में इसे दफना दिया गया था, लेकिन सर के बाल इसी तरह कंघी से संवरे नजर आ रहे थे। चेहरे पर हल्का हल्का तबस्सुम यानी मुस्कुराहट थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कस्बा भी गांव से 5-6 किलोमीटर दूर था। वहां से थानेदार साहिब को भी बुलवा लिया गया। फैसला हुआ कि लड़की को बाकायदा गुस्ल देकर और जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफन किया जाए। जल्द ही पूरे इलाके में ये बात फैल गई। करीबी देहात से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। औरतों ने खतीजा बीबी का चेहरा देखा। उनका कहना था कि चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। खुशबू तो लाश के करीब जाने वाले हर फर्द को महसूस हो रही थी। लोगों ने अंदाजा लगाया कि कृष्ण लाल इतना छोटा गड़ा ही खोद सका कि जिसमें लड़की को बिठाया जा सकता। उसने लड़की को बेहोशी की कोई चीज खिलाकर गड्ढे में उतार दिया था। बस यूं समझें कि बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया था, जिंदा दरगोर कर दिया। गुलाब देवी को गुस्ल दिया गया और बाकायदा जनाजा करवाया गया। गुलाब देवी को दफनाए हुए
तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे कि शाह साहिब को भारत से कृष्ण लाल का एक खत मौसूल हुआ। उसने खत में लिखा था कि मैं जब से दिल्ली आया हूं, गुलाब देवी मुझे ख्वाबों में दिखाई देती है। ये खत मैं इसलिए लिख रहा हूं कि चंद दिन पहले मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। क्या देखता हूं कि मेरी बेटी आंखें बंद किए चारपाई पर लेटी हुई है, आप इसका जनाजा पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग सफे बांधे खड़े हैं। खत में कृष्ण लाल ने यह भी लिखा कि जब से हम दिल्ली आए हैं, मेरी बीवी नींद पागल हो चुकी है। मुझे देखते ही कातिल, जालिम और वैशी और ना जाने क्या क्या कहती रहती है। सुबह शाम एक ही बात कहती रहती है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया, भगवान मुझे माफ करे। शाह साहिब ने जवाब में उसे तफसील से सारे हालातों वाकयात लिखकर भेजे। कृष्ण लाल ने जो धोखा दिया था, इस पर इसे शर्म दिलाई। इसे बताया कि आपकी बीवी सही कहती है, वो शहीद है, वो जिंदा है। हमारी किताबे मुकद्दस कुरान मजीद में लिखा है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं।